हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेदांत और पुराण एवं मनुस्मृति। तो हम लोग बारी बारी से अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि यह वेदांत वेदांत क्या होते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि जो वेद की संख्या होती है कितनी होती है, बताइए। हाँ, 4। वेदों की संख्या कितनी होती है? चार। तो जब वेद को लिखा गया तो वेदों को समझना उतना आसान नहीं था। तो धीरे धीरे ऋषि मुनियों ने वेदांत की रचना की, अर्थात वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई, वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें क्या बोला गया? वेदांत। वेदांत का क्या महत्व है? वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों को लिखा गया उन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत। उन्हें वेदांत कहते हैं। तो इनकी संख्या अच्छा है। यह सवाल काफी बीएसएससी का और एसएससी का काफी फेवरेट सवाल है कि वेदांत की संख्या कितनी होती है? वेदांत की संख्या 6, जिसमें से पहला आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ये क्या है? ज्योतिष। तो वेदांत की संख्या कितनी है? 6 है। इसकी रचना क्यों की गई थी? समझने के लिए, वेद को समझने के लिए, क्योंकि उसको समझना काफी टफ होता था, काफी मुश्किल होता था। तो रचना की गई। एक बार हम रिकॉल करते हैं। पहला कौन है? शिक्षा। दूसरा कल्प। तीसरा व्याकरण। चौथा निरुक्त। पांचवा छंद, छठा ज्योतिष। संख्या 6। हम लोग आगे देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण जो प्राचीन ग्रंथ है वह है पुराण। तो पुराण से बनने वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों में किस ग्रंथ में हमें ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण मिलता है? तो अभी तक जितने सारे वेद थे तो उसमें ऐतिहासिक कथाओं का कोई क्रमबद्ध विवरण नहीं मिलता था, लेकिन पहला बार जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो क्रमबद्ध विवरण मिला वो किसमें मिला है? आपका पुराण में। किसमें मिला है? पुराण में मिला है। ठीक है। एक अगला सवाल पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता लोमहर्ष थे और उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। तो एग्जाम में अभी तक क्या क्या पूछा गया है कि पुराण के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र कौन? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराण में। आगे क्या सवाल बनता है? ये ऐसा सवाल बीपीएससी में पूछ देता है कि पुराणों को सिर्फ किन्हें पढ़ने का अनुमति नहीं था। तो स्त्री को और शूद्र को पुराण पढ़ने का कोई अनुमति नहीं था। इसे सिर्फ पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग या क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग पढ़ सकते थे, लेकिन शूद्र इसे पढ़ नहीं सकते थे। आप लोगों से एक सवाल है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्ग का जानकारी मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से कितने वर्ग का जानकारी मिलता है? 4 वर्ग। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और शूद्र। सबसे नीचे कौन आते थे? शूद्र आते थे। आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या 18 है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे क्या पूछता है? कुछ प्रमुख पुराण, उससे बनने वाले छोटे छोटे फैक्ट एग्जाम में आसानी से पूछ देते हैं। सबसे पहला एग्जाम ये पूछता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। 18 क्या थे बोले? इनकी संख्या 18 है। अच्छा, पुराण की संख्या 18 है। आगे सबसे प्राचीन पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। और इससे हमें किसका जानकारी मिलता है? इससे मिलता है सातवाहन वंश का। तो एक बात बताइए हमको, सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ था?
सातवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान सातवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान वेदांत की संख्या वेदांत की संख्या 6 पुराणों को किन्हें पढ़ने का अनुमति नहीं था। स्त्री और शूद्र और को शूद्र को अच्छा एक बात बताइए, चार वर्ण का जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में 10वें मंडल में है। सातवें मंडल से क्या किसका जानकारी मिलता है? 7वें मंडल से क्या था सातवें मंडल से हमें दास राग योग का जानकारी मिलता है। क्या दिया दास राग योग अच्छा 10 राग जी कौन सा युद्ध? दास राग युद्ध जो किस नदी के किनारे हुआ था? पलुष्णी नदी के तट पे। एक सवाल और पूछता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल से किसका जानकारी मिलता है? तो ये मिलता है सोम देवता। कौन देवता? सोम देवता तो सोम देवता से एक और सवाल पूछता है कि किसके देवता थे? तो ये थे वनस्पति के देवता। जो भी हम पॉइंट लिख रहे हैं उसको लिखते चलिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। यस सर। ओके ओके सर। ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। ऑल इज वेल। थैंक यू। यस सर। आगे है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से बनने वाला फैक्ट क्या है? किससे किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। अच्छा एक बात बताइए हमको, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। तो सवाल से अगर सवाल बनाना आप सीख गए तो आपका सिलेक्शन और आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे वायु पुराण, तो आसान सा सवाल है, वायु पुराण से किस वंश का जानकारी मिलता है? गुप्त वंश गुप्त वंश। नहीं, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश, विष्णु पुराण से कौन वंश? मौर्य मौर्य वंश वंश। और और वायु वायु पुराण पुराण से गुप्त वंश। गुप्त वंश से संस्थापक से श्रीगुप्त श्री गुप्त ठीक है। और मौर्य के चंद्रगुप्त क्या मौर्य। कि ये सही इंसान से ही गलती होगी। एक ट्रिक है कि विष्णु भगवान मौर्य में है तो मौर्य वंश। मौर्य। ओके, अब वायु आया तो जब भी वायु आता है तो लोग गुप्त हो जाते हो हैं। जाते हैं। तो कौन वंश? गुप्त वंश। आगे बढ़े, Yes. यहाँ पे कोई दिक्कत? नो। आगे है ब्राह्मण पुराण। इससे सवाल क्या पूछता है? किससे किस वंश की जानकारी मिलती है? किससे मिलता है? महापुराण और पुरु वंश। इसका काफी कम प्रोबेबिलिटी है कि सवाल बन जाए, बस याद रखें। आगे है भागवत पुराण, काफी महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण से हमें श्री कृष्ण भक्ति का पता चलता है। ये नाम से समझ सकते हैं आप लोग कि भागवत पुराण से किसका पता चलता है? श्री कृष्ण भक्ति का। श्याम भगवान का या कृष्ण भगवान या कान्हा। आगे है मनुस्मृति। तो इससे बनने वाला कौन सा सवाल होता है देख लेते हैं। यह है आपका सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ पूछा जाए तो कौन था? मनुस्मृति। इसी को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कर दिया था? जला दिया था। इस बुक में क्या देखने को मिलता है? बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है। क्या देखने को मिलता है कि इसमें शूद्र जाति को काफी क्या समझा गया? नीचा समझा। तब ये काफी कंट्रोवर्शियल बुक है, इसे उतना तो हमको मतलब है नहीं। आगे है कि इससे किस वंश का जानकारी मिलता है? इससे शुंग काल का जानकारी मिलता है। तो एक बात बताइए हमको, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश हाँ, संस्थापक पुष्यमित्र वंश के लगता है पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। यस सर। थैंक यू फॉर टीचिंग सर। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।